टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान का एक वायरल पेपर का पूरा सोल्यूशन करके बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वायरल पेपर है, जिसको आप पढ़ करके आप जो है 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वायरल पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, इस पेपर का कोड है 348 FR 2026 जीव विज्ञान का। क्लास 12 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर साबित होने वाला है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का है आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। ऑप्शन ए मादा जननांग, ऑप्शन बी नर जननांग, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, नर जननांग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डी ब्रीज, ऑप्शन डी मेंडल। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। ऑप्शन ए प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी डीएनए गायरेज, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी वायु की, ऑप्शन सी ऊर्जा की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऊर्जा की। चलिए अब आपका आ जाता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का है अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा, इस चित्र जो है इस प्रकार से बनाना है और यहाँ पे दर्शाया गया इसके अंगों को परागकण नली, प्रतिवेशक, देशांक, ध्रुवी केंद्र की, अंडकोश का, सहायक कोश का। चलिए अगला क्वेश्चन है खा है आर्तोष चक्र क्या है। इसका उत्तर है प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिश्चित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। यह प्रावस्था आर्तव मासिक प्रावस्था मेंसुरेशन फेज कहलाती है। 11-12 वर्ष की उम्र में आर्तव चक्र प्रारंभ होता है, जिसे रज्जो दर्शन कहा जाता है। एवं 40 से 45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। इसका उत्तर है वर्णंधता के लिंगी सूत्री अप्रभावी आनुवांशिक विकार है, जो एक्स क्रोमोसोम्स में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वर्णंधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरा का पूरा देखिए और अपनी कॉपी में इसको नोट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है समजात अंग। ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में भिन्न होते हैं। उदाहरण मनुष्य के हाथ, घोड़े की अंगुली टांग। समरूप अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली एवं चमगादड़ के पंख। अगला क्वेश्चन है नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। इसका उत्तर है
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकारिकीय परिवर्तन दिखाई देता है। इसी का कारण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं एवं इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चले जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आ गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की रक्षा करते हैं। प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की, जो जीवाणुओं की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, सहलंगता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। सहलंगता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है सहलंगता समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को सहलग्न जीन एवं गुण को सहलग्नता कहा जाता है। सहलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। विनिमय समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स के मध्य आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? इसका उपयोग बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? इसका उपयोग बताइए। इसका उत्तर है डीएनए प्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। फिंगर प्रिंटिंग की उपयोग न्यायालयीय जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में सहायक है। पैतृक संबंध पता करने में सहायक है। विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायक है। अगला क्वेश्चन आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का है सहभोजता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है सहभोजता। हेडिंग डालेंगे सहभोजता। यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को ना तो हानि ना तो लाभ होता है। उदाहरण के लिए आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधों को ही लाभ होता है, आम के वृक्ष को ना तो लाभ और ना ही हानि होता है। अगला हेडिंग है सहोपकारिता। सहोपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए लाइकेन सहोपकारिता का ही एक उदाहरण है। लाइकेन सहोपकारिता का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन क्या है? अगला क्वेश्चन है वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ लिखिए। इसका उत्तर है वैक्सीन। हेडिंग है जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। चेचक का टीका 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया। पोलियो का टीका। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था।
वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन की ड्रॉ के रूप में 2 बूंद 5 साल तक बच्चों को पिलाया जाता है। अगला है ड्रग क्या है। ड्रग क्या है? स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है ड्रग। जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग कहा जाता है। स्मैक यह एक प्रकार का ओपियाइड है जिसे हीरोइन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। चरस को कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसे पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषता भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का कहा है प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा, जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोगजनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है। जब उसी व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्व वृत्तीय या एमनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। यह अधिक तीव्र व शक्तिशाली होती है। अगला क्वेश्चन है परपरागकण क्या है? इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है परपरागण, जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागकण की इस विधि को परपरागण कहा जाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया गया है। कीट परागकण कीटों द्वारा, जंतु परागकण जंतुओं जैसे गिलहरी, रोडेंटस आदि द्वारा, वायु परागकण हवा द्वारा, जल परागकण जल द्वारा, पक्षी परागकण पक्षियों द्वारा। परपरागण से लाभ, परपरागण से उत्पन्न नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकते हैं। नई जातियों का जन्म होता है। परागण को प्रोत्साहित करता है जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जा सकता है। परपरागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। परपरागण से हानियां, इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग, सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जात की शुद्धता नहीं रह पाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, पहला पॉइंट इसमें सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योग में। जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं।
लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करती हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के रूप में ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में किया जाता है। रसायनों एवं एंजाइम्स के निर्माण में पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइक्लोस्पोरिन। प्रतिजैविकों के निर्माण में पेनिसिलिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन। घ कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैविक प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है। पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों का विकास, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, फसलों की पर्यावरणीय असंतुलन, सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का है आवृतबीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र दिख रहा होगा प्रत्यव्यांशांत। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। इसका उत्तर है जेनेटिक कोड आनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं आनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड, त्रिकायम आरएनए अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीनों में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। अगला हेडिंग है जेनेटिक कोड के कार्य। जेनेटिक कोड स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेते हैं। इस कोड के माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है पहचानते हैं कि कौन सा वाला एमिनो एसिड अगले प्रोटीन संश्लेषण में जाके जुड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है पशु प्रजनन पशुओं के उत्पादन तथा उनकी वांछित गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश की दो जातियों के मध्य प्रजनन कराना पशु प्रजनन कहलाता है। पशु प्रजनन का महत्व पशु प्रजनन की निम्नलिखित महत्व है। पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन सहिष्णुता एवं उच्च प्रजनन को बढ़ावा देता है। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने की क्षमता अधिक होती है। रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना संभव हो पाया है। अगला है परिपक्वता की अवधि को इच्छानुसार निर्धारित करना संभव हो पाया है। कृत्रिम गर्भाधान एवं जैविक तकनीक से पशु की परिपक्वता की अवधि को घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बीटी फसलें, बीटी क्रॉप्स। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बीटी फसलें कहते हैं। इनमें बीटी विष होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक का प्रतिविष है जो बेसिलस थ्यूरिएंजिएनिसिस नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है। जब इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु से निकालकर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाती है। बीटी कपास, बीटी कटान। कपास में बेसिलस थ्यूरिएंजिएनिसिस बीटी जीवाणु की अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल
को भी कीटों से बचाया जाता है। इसके फलस्वरूप कपास के उत्पादन में 40 से 45% की वृद्धि हुई। कीटनाशकों पर होने वाला व्यय तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। बीटी कपास का यह पादप प्राकृतिक रूप से बीटी टॉक्सिन विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है, जो कपास के पौधे में गांठ उत्पन्न करने वाले कीटों को नष्ट कर देता है। इस विषाक्त पदार्थ के खाने से कीट मर जाता है, लेकिन बीटी कपास सहित सभी बीटी फसलों द्वारा मानव सहित अन्य जीवों व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? इसका उत्तर है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र एक लिंगी प्राणियों में एक जोड़ी गुणसूत्र जो प्राणी के लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। शेष गुणसूत्रों को आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मैकलंग 1902 के लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार मानव में XX XY लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अगला हेडिंग है लिंग निर्धारण की XY विधि। स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा Y होता है। समयुग्म की स्त्री में अंडजनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा एक X लैंगिक गुणसूत्र होता है। XA+X अतः सभी अंडाणु समान होते हैं। इसके विपरीत विषमयुग्मी पुरुष में शुक्राणु जनन से बने आधे शुक्राणुओं में एक अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा X गुणसूत्र का व आधे शुक्राणुओं में एक जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा Y गुणसूत्र A+X या A+Y होते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A+X तथा शेष 50% A+Y गुणसूत्रों वाले होते हैं। निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र पैदा होती है। यदि अंडाणु का समेकन A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान पुत्री पैदा होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो ये रहा आज का वायरल पेपर क्लास 12 वालों के लिए। बायोलॉजी का पेपर बहुत ही वायरल पेपर था, तो इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और अगर आपको पीडीएफ की भी चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।